नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 जो कि यह परीक्षा आपका अप्रैल 2023 में संपन्न होगा। और इसके लिए हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य अध्ययन का जो है 5वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं, साथ में एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है आज का, अंक गणितीय यानी कि अर्थमेटिक और तार्किक गणना यानी कि लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है। 4 विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सी विकल्प सही होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ALU। तो ALU के माध्यम से हम अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं जो है की जाती है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो माउस के बीच में आप लोग देखे होंगे एक व्हील होता है। तो पूछा गया उस व्हील का क्या प्रयोग होता है। तो स्क्रॉल करने के लिए उसे यूज किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह अनुच्छेद 65 में दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो यानी कि रिक्त हो तो पद का कार्यभार जो है वह राष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह उसके रहने पर उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध होगा वह राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। तो यहाँ पे जो है सी विकल्प सही होगा कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो कार्यभार को संभालेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया। तो यह बनाया गया है 1989 से। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में जो है 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु यह 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे और 1 अक्टूबर 1993 से फिर इनको जो है पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग जो है 3 सदस्यीय है। तो जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में यदि देखा जाए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वर्तमान में वो हैं राजीव कुमार, और जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त हैं उनमें एक हैं अरुण गोयल और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे दूसरे हैं। ये 2 लोग जो है निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार जो हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, फील्ड्स मेडल जीतने वाली मैरीना वियाजोवस्का किस देश की नागरिक हैं यह। तो यह यूक्रेन की हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फील्ड्स मेडल जीतने वाली गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का यूक्रेन की नागरिक हैं और फील्ड्स मेडल को सामान्यतः गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी वर्णित किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ यानी कि IMU के द्वारा वह दिया जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है। तो यह स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो हुई थी PM स्वनिधि योजना की
2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे कहा जाता है सिडबी, SIDBI, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। किससे संबंधित है पूछा गया है, तो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। यदि पूछा है PM स्वयं निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2020 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो यह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा या बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी, सभी वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। 8वां प्रश्न, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ओजोन छिद्र के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी हुआ CFC, जिसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 9वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका, तो यह कारण हो सकता है त्वचीय कैंसर का, यानी कि त्वचा कैंसर। सूर्य से आने वाले जो हानिकारक परावैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। और अधिक समय तक सूर्य के परावैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है, जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और जो सबसे घातक अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, उनमें अल्ट्रा वायलेट C होता है, जिसे हम कहते हैं UV अल्ट्रा वायलेट C, वो सबसे घातक होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, गैवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है गंगा में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। घड़ियाल और मगरमच्छ कुल की एक प्रजाति है जो गंगा व इसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत में जिस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं वो गंगा नदी है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा गया भारत में 1972 में लागू किया गया था। यह 9 सितंबर 1972 को यह लागू किया गया था। और वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। 7 अध्याय और 6 अनुसूची में जो है विभाजित किया गया है इनको। तो आपसे पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, 1972 में। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 4 वेद हैं, आपको पता होगा, ऋग्वेद है, सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है, तो वह आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, तो वह है सामवेद। और अथर्ववेद जो कि सबसे बाद का वेद है, यानी कि सबसे अंतिम वेद है, और ये आपका जादू टोना से संबंधित है। जादू और टोना से संबंधित वेद कौन सा है, तो वह अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है, तो वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है, तो वो भी ऋग्वेद में पाया जाता है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद से हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व जो कि 1831-32 ईस्वी में हुआ, बुद्धू या जिन्हें हम कहते हैं बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अवध में
होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन का नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछा गया कौन संबंधित नहीं थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो एक तरफ दिया गया प्राकृतिक आपदा और दूसरी तरफ दिया गया प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश। तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। बिहार के मैदान जो हैं वो बाढ़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो ए का हो जाएगा दूसरा। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र, तो भूकंप से प्रभावित हिमालयी क्षेत्र होते हैं, तो बी का यानी कि दूसरे का हो जाएगा पहला। उसके बाद है सूखा, तो सूखा पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र जो है प्रभावित होते हैं सूखा से, तो तीसरे का हो जाएगा तीसरा। और सुनामी से प्रभावित क्षेत्र भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र जो है वो जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वो सुनामी से प्रभावित होता है। चौथे का चौथा हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 आप देख सकते हैं कि पहला ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और मूल संविधान में जो है आपको बता दें कि मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को। और इनकी संख्या पहले 10 थी। मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और वो है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो यहाँ पे पूछा गया भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 11 हैं। और मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। कब? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? तो यह हुआ था 1985 में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में फसल बीमा योजना का प्रथम प्रयास जो है 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया था, जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? तो ये विकल्प यहाँ सही हुआ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या भी बढ़ती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बेरोजगारी से तात्पर्य कि आय के साधन की अनुपलब्धता से है। जो बेरोजगारी बढ़ने पर अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार गरीबी बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे कहा जाता है? तो यह कहलाता है उत्पादकता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। शिक्षा में उत्पादकता सीधे तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एक कक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होने का तात्पर्य जो है वह उत्पादकता से है। सी ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न है, देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय कौन सा है? तो वह है आपका NCTE। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। NCTE का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। वर्ष 1973 से पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी और एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993
के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 17 अगस्त 1995 को यह अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? तो 17 अगस्त 1995 को यह अस्तित्व में आई। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य है समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना इसका प्रमुख जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, NCTE। अगला प्रश्न है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? तो ये माना गया है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण है। आपको पता होगा कि शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण एक ऐसा व्यवहार है जो यह दर्शाता है कि शिक्षक शिक्षण के कार्य हेतु कितना समय देता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रयोगात्मक प्रणाली में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुसंधान व्यवस्थित अन्वेषण की एक प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संग्रहण, महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेजीकरण एवं शैक्षणिक विषयों द्वारा संबंधित तथ्यों का विश्लेषण शामिल होता है। प्रायोगिक अनुसंधान 2 प्रकार के चरों का प्रयोग किया जाता है इसमें, एक आश्रित चर और दूसरा स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर एक ऐसा प्रयोगात्मक चर है जिसमें हेर फेर किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो पहला दिया गया इसमें विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, दूसरा है प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, तीसरा है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और चौथा है तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा और पांचवा है व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 24वें में जो नई शिक्षा नीति के बारे में दिया गया इसमें किस पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है और शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा है। इसमें तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो है नहीं है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा सी विकल्प सही हो जाएगा, ABC जो है सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा नेपच्यून क्या है? तो नेपच्यून एक मिसाइल है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के समय चर्चा में रहा ये, और ये मिसाइल का नाम है नेपच्यून। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है और यह 300 किलोमीटर की सीमा के अंदर लक्ष्य को नष्ट करने में यह सक्षम है। यह जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए आंतरिक नेविगेशन प्रणाली और रडार होमिंग मार्गदर्शन का उपयोग करता है। तो पूछा गया आपसे कि नेपच्यून क्या है, अभी जो हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहा था, तो यह मिसाइल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? तो वह मानक विचलन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्णनात्मक सांख्यिकी यह संक्षिप्त वर्णनात्मक गुणांक है जो किसी दिए गए डेटा सेट को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, जो या तो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व या जनसंख्या का एक नमूना हो सकता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और परिवर्तनशीलता की मापों में भी विभाजित किया जाता है, जिसे हम मानक विचलन का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? तो ये संबंधित है शोध समस्याओं को निर्मित करने से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो जांची हुई हो, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब शोधकर्ता किसी समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांच योग्य प्रस्ताव के रूप में करता है, और इस जांच योग्य प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में परिकल्पना कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो जांची हुई हो।
और अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटरों में देखा जाए तो अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का यह कार्य करती है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt, .doc, डॉक और .acmp ये क्या है? तो ये है फाइल एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में देखा जाए .txt, .doc, .acmp ये फाइल एक्सटेंशन हैं। फाइल एक्सटेंशन जो प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें कहते हैं, ये फाइल के प्रकार को पहचानने में मदद करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य अध्ययन वाले पार्ट में, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है। तो ये आपका 5वां प्रैक्टिस सेट था। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।